So as we know, the ionic compounds have a giant lattice structure. There is a strong electrostatic force of attraction between the positive and the negative ion. That's why there is no conduction of electricity in solid ionic compounds because there are no freely moving ions. Here you can see the lattice structure of sodium chloride. All the positive and the negative ions are regularly arranged. There is a regular lattice structure of ionic compound, and each ion is attracted to all those around it. हर एक आयन अट्रैक्ट हो रहा है जो उसके सराउंड में ऑपोजिट आयंस हैं उनके साथ. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अगर क्वेश्चन हो then your answer must be the same. There is a strong electrostatic force of attraction between the ions. That's why it required a great amount of heat energy to break the electrostatic force of attraction. That's why ionic compounds के melting and boiling point बहुत ज्यादा high होते हैं क्योंकि आपको उनकी electrostatic force of attraction को break करने के लिए बहुत ज्यादा heat energy देनी पड़ती है. तो आपका high melting point के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला रीजन होगा. और आपकी जो कंडक्शन की बात होगी तो भी आपने लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इनका रेगुलर आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, एक जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, फ्रीली मूविंग नहीं होते. ये टर्म यूज करना दैट देयर इज अ नो फ्रीली मूविंग आयंस इन अ जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. That's why they do not conduct electricity is very important. इस तरीके से मेंशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आगे चलते हैं. जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं, आयोनिक कंपाउंड को, तो आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है. आयंस आर फ्रीली मूविंग नाउ. अब आयंस का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है. अब आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दूर दूर हो गए हैं और कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है. जैसे आपको प्रीवियसली लैटिस स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे, अब ऐसा नहीं है. कैन यू सी हियर? यस मूसा, ईमान. यस मी समझ आ रही है. सी. सो आपको यहाँ फ्रीली मूविंग आयंस नजर आ रहे होंगे. अब जैसे ही आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे आयोनिक कंपाउंड को, तो आयंस फ्रीली मूविंग हो जाएंगे. उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाएगी और वो फ्रीली मीडियम में मूव करना शुरू कर देंगे. सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग हीट देन आयंस विल बी फ्रीली मूविंग, देन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करता. बट when it is molten का मतलब होता है पिघला हुआ. when it is melted molten then it will conduct electricity. reason is because of the freely moving ions. और अगर वो एक्वस है, अगर मैं इस आयोनिक कंपाउंड्स को जो कि सॉलिड हैं उन्हें पानी में डाल दूं, एक्वस मीन यू आर एडिंग इन अ वाटर में डाल दूं, तो वो अपने आयंस में सेपरेट हो जाते हैं. तब उनमें फ्रीली मूविंग आयंस होते हैं. तो इन दोनों कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. बट अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. द रीजन इज देयर इज नो फ्रीली मूविंग आयन इन सॉलिड आयोनिक कंपाउंड. एक नंबर का क्वेश्चन है तो जस्ट आप एक ये सिंगल स्टेटमेंट दे देंगे बिकॉज देयर इज नो फ्रीली मूविंग आयन इन सॉलिड आयोनिक कंपाउंड. कोई भी हो तो आप उसका नेम लिख देंगे. लेकिन अगर वो मेंशन कर दें कि साथ में मोल्टन में क्यों होता है, तो फिर आपने सेकेंड पॉइंट भी मेंशन करना है. बिकॉज इन अ मोल्टन आयोनिक कंपाउंड देयर आर फ्रीली मूविंग आयन, there is a weak electrostatic force of attraction between the ions. Ions are freely moving, that's why they are conducting the electricity. Is it clear? यस मैम. मिस इट्स क्लियर. आगे चलते हैं. कंडक्शन की बात हो गई. सॉलिड में कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आयोनिक होगा, आपका मोल्टन होगा, एक्वस होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बिकॉज आयंस कैन मूव फ्रीली. इस लास्ट फिगर को देखें जिसमें आपको सारी की सारी बातें जो मैं अब तक एक्सप्लेन कर रही थी एक जनरली एक फिगर में बता रहे हैं. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लैटिस स्ट्रक्चर. हर एक आयन दूसरे आयन के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपको इसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सेपरेट करने के लिए। सो आपने बहुत ज्यादा इसको टेम्परेचर दिया, इसको हीट दी। अब ये देखें आयंस जो है इरेगुलर हो गए हैं, इनके बीच की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपको यहाँ रेगुलर लैटिस स्ट्रक्चर में नजर आ रही थी, अब वो नहीं है। नाउ आयंस आर फ्रीली मूविंग, जब आपने इसे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से अब ये आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे और कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मेल्टेड होना जरूरी है, जो कि हमने बहुत ज्यादा एनर्जी देकर मेल्ट कर लिया है, और या तो पानी में वो डिसॉल्व हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्रीली मूविंग आयंस हो। तो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स में फ्रीली मूविंग आयंस मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और मेटल्स में आपको पता है फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट उसमें आपके पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास भी फ्रीली मूविंग आयंस होते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे हम इनकी डिस्कशन कर चुके हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द sharing of electron between two bonded atoms. For example, Cl2, it's a covalent compound, it's a covalent molecule. Chlorine having 7 electrons in its outermost shell, and it required 1 electron to complete its octet. In the same way, other chlorine atom required 1 electron to complete its octet. So in this way, two of these chlorine atoms share their 1 electron with each other to complete their octets. So आप इस फिगर में देख सकते हैं, when they have shared their 1 electron, now their octets are complete. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हम जानते हैं कि शेयरिंग से फॉर्म होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स सिंपली हम जब एक पूरा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, बट सिंपल जो डिस्प्ले होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का वो कुछ इस तरह होता है। लाइक आपने Cl के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया, तो आप एक सिंगल लाइन से शो कर देते हैं, तो सिंगल लाइन शोज कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसी तरह अमोनिया, अमोनिया के मॉलिक्यूल में, अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। वो हाइड्रोजन के एक एक एटम के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। तो व्हेन दे आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक लोन पेयर होता है अमोनिया के पास। सो अमोनिया मेकिंग 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो ये होता है सिंपल डिस्प्ले कि आपने नाइट्रोजन जो है वो 3 सिंगल बॉन्ड्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और दिस इज अ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। सो सिंपल डिस्प्ले जब आपने कोवेलेंट कंपाउंड्स का करना होता है तो आप सिंगल लाइंस के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं, वरना आप जो है वो प्रॉपर आयोनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नॉट आयोनिक। अब आपका ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था ये एक सिंपल मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, मीथेन CH4, यू कैन सी हियर C और उसके साथ 4 कार्बन अटैच हैं विद सिंगल बॉन्ड, NH3 1 नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं विद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के लार्जर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स में बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं और जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जैसे हम जाइंट आयोनिक लैटिसेस की बात कर रहे थे, इस तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी जो है वो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और वो एक लार्ज लार्ज सी चेन्स होती हैं जो एक ही तरह का कंपाउंड बार 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 अटैच होकर एक पूरी चेन बना लेता है। जैसे अगर कोई कंपाउंड आपका बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड 4 कार्बन से बन रहा है, तो 4 कार्बन प्लस 4 कार्बन प्लस 4 कार्बन इस तरह अटैच होकर एक पूरी चेन बना लेती है।
अगर ये एक मोनोमर है, फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर, ये एक आपका मॉलिक्यूल बना रहा था कोवेलेंट कंपाउंड का, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होके एक बहुत बड़ी चेन बना लेते हैं। तो चेन बनने की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं, लार्जर सब्सटेंसेस बन जाते हैं। उन लार्जर सब्सटेंसेस में जो आपके सिलेबस में एड पोर्शन है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ये पेपर में आते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, और आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स का भी आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डायमंड एंड ग्रेफाइट, याद रखना है ये आपके जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डायमंड और ग्रेफाइट, ये भी चेन स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। लार्जर सब्सटेंस बनाने के लिए इनके मोनोमर्स आपस में अटैच होकर एक बहुत बड़ी चेन बना लेते हैं। इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। ये अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कोवेलेंट कंपाउंड्स देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन में एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो डिस्प्ले देखिए आप इसका। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो डबल लाइन से शो कर दिया। उसके बाद आपका जो है वो N2 में देखिए, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में देखें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो इसका डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह। नाइट्रोजन 3 लाइंस, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एक एटम शेयर कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे कुछ और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की, जिसमें हमारे पास लुक एट हियर कि चेन्स की फॉर्म में है। सारे एटम सल्फर के हैं, लेकिन एक चेन बनाई हुई है। दिस इज S8। ये आपने कभी S8 के बारे में सुना हो, S8 मॉलिक्यूल के बारे में। ये S8 एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट, इस कोवेलेंट कंपाउंड में 8 सल्फर के एटम्स आपस में अटैच होते हैं, किसी और एटम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि आपस में अटैच होते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, कि एक जैसे एटम्स रखने वाले मॉलिक्यूल। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोडीन। आयोडीन के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 ये आपस में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वीक वेंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू अटैच हैं। I2 ये सारे I2 एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आपके होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड की। मैं आपको पीछे मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड्स बता चुकी हूँ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, वो बेसिकली सैंड का फॉर्मूला है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे सिलिका भी कहते हैं। पेपर में अगर सिलिका करके मेंशन हो तो कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज सिलिका, टीचर ने नहीं बताया। सिलिका इज बेसिकली सैंड, सैंड को ही सिलिका कहा जाता है, सैंड का ही नेम सिलिका है। सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये एक मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड बनाता है। ये इतना सिंपल नहीं होता, ये SiO4 का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। लुक एट हियर, ये एक मोनोमर कहलाएगा। मैंने आपसे कहा मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड, इनके बड़े बड़े जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जो जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो एक मोनोमर जो है वो एक चेन की फॉर्म में अटैच हो जाता है। तो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में अटैच हो जाएंगे और चेन बनती जाएगी और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये देखिए, एक सिलिकॉन, ये इस फॉर्मूले का एक सिलिकॉन अटैच है 4 ऑक्सीजन के साथ। ये आप कह लीजिए ये जो 4 एटम्स हैं ये 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब फिर देखिए ये वाली ऑक्सीजन फर्दर जाकर एक सिलिकॉन के साथ अटैच है, और इस सिलिकॉन के साथ भी 4 ऑक्सीजन हैं। एक ये ऑक्सीजन लगी हुई है, एक ये वाली ऑक्सीजन अटैच है, एक ये ऑक्सीजन अटैच है और एक ये ऑक्सीजन। तो हर एक सिलिकॉन के साथ आप नोटिस करें 4 ऑक्सीजन अटैच हैं। फॉर्मूला बेसिक SiO2 ही है, लेकिन जब आप इसे स्ट्रक्चर में देख रहे होते हैं तो हर एक सिलिकॉन आपको लग रहा होता है 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, बिकॉज हर एक ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन के साथ अटैच है। सो इन दिस वे मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग रखते हैं, जिसमें शेयरिंग हो रही होती है। ये तो हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर।
अब ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर डायमंड का स्ट्रक्चर, लुक एट हियर। डायमंड के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन कार्बन का मोनोमर होता है। एक कार्बन 3 कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होती है। ये आप कह लें एक सेंट्रल कार्बन है। ये सेंट्रल कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकती है, तो 4 बॉन्ड्स ये कार्बन के साथ बना रही होती है, लुक एट हियर। फिर ये वाली कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होगी। ये वाली कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, और ये इसके लिए 4। ये वाली कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है। इस तरह डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है कि हर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होती हैं। ये होते हैं जाइंट कोवलेंट कंपाउंड्स। एक ही जैसा मोनोमर वो रिपीट कर रहा होता है अपना स्ट्रक्चर, एक चेन सी बना रहा होता है। लुक एट हियर, कार्बन्स को इन सर्कल्स की फॉर्म में दिखाया हुआ है। कार्बन को बेसिकली इसी तरह हम शो करते हैं सर्कल्स की फॉर्म में। One carbon is attached with 4 other carbons. फिर जिस कार्बन के साथ ये अटैच है वो फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है। तो इस तरह आपको डायमंड का स्ट्रक्चर मिलता है। आगे बात करते हैं डायमंड के बाद ग्रेफाइट। अब ये देखिए ग्रेफाइट का कितना इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन के हेक्सागोन्स बने होते हैं लाइक दिस। ये जो हेक्सागोन बना हुआ है इसमें हर एक कॉर्नर पे कार्बन हैं। दिस इज कार्बन 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 कार्बन। ये हेक्सागोनल एक एक कार्बन फर्दर आपकी 3 कार्बन के साथ अटैच है। ये एक कार्बन है, ये यहाँ से भी कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ से भी कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ से भी कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ से भी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। जी, तो हम बात कर रहे थे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, और ये हेक्सागोनल सी स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, लेयर्स बनी होती हैं। हेक्सागोनल कार्बन की जो स्ट्रक्चर्स हैं सर्कुलर से, इनकी लेयर्स फॉर्म होती हैं। ये एक लेयर, फिर बीच में गैप, फिर दूसरी लेयर, फिर बीच में गैप, और फिर तीसरी लेयर। इस तरह सिर्फ 3 लेयर्स नहीं होती, बहुत सारी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में 3 कार्बन जो कि एक अटैच होती है। जैसे एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ, फिर अगली कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ, और हेक्सागोन से बना रही होती है। सो इनके बीच में जो गैप है, इन गैप्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्रीली मूविंग आयंस, दे डू नॉट हैव फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ग्रेफाइट में क्यों होती है? क्योंकि रीजन आपको समझ आ रहा है कि इसके पास फ्रीली मूविंग आयंस हैं। Due to these freely moving ions, they conduct the electricity. Is it clear, Iman, Musa? Yes, Miss, it's clear. Okay. So that's why ये कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट पेपर में मोस्टली ग्रेफाइट और डायमंड का क्वेश्चन आता है कि डायमंड में कंडक्ट क्यों नहीं होती और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है। तो आपने कहना है डायमंड डू नॉट हैव अ फ्रीली मूविंग आयन, बट इन अ ग्रेफाइट देयर आर फ्रीली मूविंग आयंस, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इतना सिंपल से आंसर्स होते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। अब ये तो है अपने आंसर इस तरह लिखना है, लेकिन इसके पीछे ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इस साइड से पास करना चाहूंगी तो नहीं पास होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं इस साइड से पास करूंगी तो पास होगी, क्योंकि इस लेयर में यहाँ पर फ्रीली मूविंग आयंस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो जो ग्रेफाइट होती है
अगर आप कभी खुद प्रैक्टिकली भी करें, ग्रेफाइट के हर एंगल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, एक स्पेसिफिक साइड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि उस साइड पर फ्रीली मूविंग आयंस होते हैं। और एक और बात याद रखनी है आपने कि कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऐसे हाई नहीं होते, बट जो इनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट वगैरह, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ी बड़ी चेन्स बन रही हैं, सो दैट्स व्हाई दे हैविंग अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और उनके जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमोनिया है और छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई नहीं होते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, Mrs. Clear. ओके हम ये कंटिन्यू करेंगे कल। मैं आपको टेबल की फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टीज शेयर कर रही हूँ आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की, वो आपने कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। ओके Okay, Miss. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.